Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution, and this topic is important from our syllabus, GS Paper 2 International Relations point of view. तो इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसकी मदद से हमें इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में कई सारे और डायमेंशंस भी पता चलेंगे। तो देखिए, अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन। श्रीलंका के अंदर आप देखोगे तो नदर्न रीजन में, जो यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया गया है, उसको यहाँ पे कहते हैं जाफना प्रोविंस श्रीलंका में। और नदर्न रीजन में मोस्टली वहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन सेटल्ड है, तमिल पॉपुलेशन, जिनका लैंग्वेज तमिल है एंड रिलीजन दे फॉलो इज हिंदुइज्म। लेकिन बाकी जो मेनलैंड श्रीलंका है, मेजर एरिया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिस एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वो हैं सिन्हालीज। उनका लैंग्वेज सिन्हालीज है विच इज डिफरेंट फ्रॉम तमिल्स एंड दे फॉलो बुद्धिस्ट रिलीजन। और ये जो सिन्हाला लोग हैं दे आर इन मेजोरिटी। और तमिलियंस के अगेंस्ट अक्सर कैसे जाते हैं कि सिल्हानास डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं। इन सिन्हालास का मानना है कि तमिलियंस जो है इंडिया से आकर के इलीगल तरीके से सेटल हुए हैं इन श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स हैं, जो श्रीलंका के नदर्न रीजन में सेटल्ड हैं, जो यहाँ येलो कलर से दिखाया है, और इंडिया के जो तमिल्स हैं, दे हैव अ ह्यूज कल्चरल एफिनिटी। क्रॉस कंट्री मैरिजेस या क्रॉस कल्चरल मैरिजेस भी काफी सारे होते रहते हैं। So that is how India has a soft corner for the Tamils living in Sri Lanka. अभी जरा ये ब्रीफली ये भी देख लेते कि हाउ तमिल्स गॉट सेटल्ड इन श्रीलंका। आखिर ये श्रीलंका पहुंचे कैसे? मोस्ट ऑफ दिस तमिल्स वेयर इंडियन रेजिडेंट्स ओनली, बट जस्ट लाइक इंडिया, श्रीलंका वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन प्रैक्टिसेस करने के लिए कई सारे कॉफी, टी, रबर प्लांटेशन फील्ड्स लगाए थे ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स ने। तो अलग अलग उनकी अपनी टी की, कॉफी की, रबर की प्लांटेशन फील्ड थी। वहां पे काम कराने के लिए तमिल लोगों को ट्रांसलोकेट कराया गया, ट्रांसमाइग्रेट कराया गया फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ तमिलनाडु। और फिर ये तमिल वर्कर जब वहां रिलोकेट हुए तो मोस्ट ऑफ देम गॉट सेटल्ड देयर एंड दिस इज हाउ द तमिल पॉपुलेशन वाज established और सेटल्ड इन द नदर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने तमिलियंस को रीसेटल कराया था, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक तमिलियंस के हेल्थ का, एजुकेशन का ध्यान भी दिया। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर था जब तक श्रीलंका ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो श्रीलंका जस्ट लाइक इंडिया वाज आल्सो ब्रिटिश कॉलोनी, और हमें आजादी मिली 1947 में, श्रीलंका को मिली 1948 में। लेकिन मुद्दा यह है कि जहां जहां पे तमिल्स थे वहां पे बेहतर थे फैसिलिटीज एज फार एज हेल्थ या एजुकेशन इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने तमिलियंस के लिए बेहतर फैसिलिटीज डेवलप की थी। और इसी कारण से तमिलियंस का इन जनरल लाइफस्टाइल रिलेटिवली सिन्हालास की तुलना में बेहतर था बिफोर इंडिपेंडेंस। और तमिलियंस को बेहतर अंग्रेजी बोलने भी आती थी। सिविल सर्विसेज में भी कुछ तमिलियंस ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में इंटर कर गए थे उस टाइम में ही। तो दैट हैड क्रिएटेड एन एनिमोसिटी इन द माइंड ऑफ सिल्हालास अगेंस्ट तमिल्स। एक, आप समझिए, फ्रस्ट्रेशन की भावना कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, जो सिन्हालास के मन में था अगेंस्ट तमिल्स। और जब देश आजाद हुआ वहां पे डेमोक्रेसी आई श्रीलंका के अंदर। तो डेमोक्रेसी का तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता ही है। डेमोक्रेसी अल्टीमेटली लीड्स टू मेजोरिटेरियन रूल, मेजोरिटेरियनिज्म, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू डिनायल ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। और यही हुआ यहाँ तमिल्स के साथ। तमिल्स वेर इन माइनॉरिटी, देयर राइट्स वेर डिनाइड। सिन्हालास केम टू पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन श्रीलंका इन 1948। और सिन्हालास ने तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बढ़ाना शुरू किया। आप समझिए, जो पहले सिन्हालास के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उसका भरपूर बदला लिया सिन्हालास ने आजादी के बाद। सिन्हालास ने कई सारे ऐसे नियम पास किए जिससे तमिल्स की वोटिंग राइट्स छीन ली गई। कई सारे तमिल्स की वोटिंग राइट्स छीन ली गई, उनके जॉब्स के जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए। इनफैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज मेड सिन्हाला ओनली, not Tamil. Tamil was not an official language after independence. Only Sinhala was made official language.
तो नेचुरली तमिल लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती थी, क्योंकि तमिल्स को सिन्हाला आता नहीं था, एंड विदाउट नोइंग सिन्हालीज दे कुड नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब्स. So this is how Tamilians were discriminated after independence. But these Tamils had settled in Sri Lanka for centuries by now. 100 सालों से भी पहले से, 3-4 जनरेशन पहले से वो यहाँ सेटल्ड थे. तो वो वापस जा भी नहीं सकते थे. उनको श्रीलंका की सिटीजनशिप भी मिली हुई थी एज पर द रूल्स रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हाउ कुड दे गो बैक टू इंडिया? दैट ऑप्शन वाज आल्सो नॉट देयर. तो तमिल्स, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट discrimination faced by them because by Sinhalas, तमिल्स ने धीरे धीरे इंसर्जेंसी प्रमोट करना शुरू किया. इंसर्जेंसी को आपका मतलब पता है, जैसे हमारे यहाँ अल्फा या एनएससीएन वगैरह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वैसे ही इंसर्जेंसी तमिल्स ने भी प्रमोट करना शुरू किया अगेंस्ट द सिन्हाली गवर्नमेंट या सिन्हालास मेजोरिटी इन श्रीलंका. इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिबेलियन आप उसको कह सकते हैं. एंड तमिल्स स्टार्टेड एन आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप जिसका नाम रखा उन्होंने LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम. इसका लीडर था प्रभाकरन. LTTE के कई सारे कन्फ्लिक्ट्स फिर होने लगे विथ द श्रीलंकन आर्मी, और इस तरीके से श्रीलंका में पूरी तरह से केओस फैल गया. इंसर्जेंसी का माहौल हो गया और पूरी तरह से वहां पे लॉलेसनेस या केओस फैल गया इन द लेट 1970s या अर्ली 1980s, क्योंकि LTTE बनाया गया 1976 में, और अर्ली 1980s में LTTE बिकेम वेरी पावरफुल. अब इस कारण से हो क्या रहा था, देखिए, LTTE के जो लोग थे, LTTE के जो मिलिटेंट्स हैं, वो तो नहीं मारे जाते थे, लेकिन श्रीलंकन आर्मी जब भी कोई आर्म्ड ऑपरेशंस करती थी, तो जो इनोसेंट तमिल्स हैं वो मारे जाते थे. कोलैटरल डैमेज इन द वॉर. और जब इनोसेंट तमिल्स मारे जा रहे थे इस इंटरनल सिविल वॉर में इन श्रीलंका, तो नेचुरल सी बात है कि इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी उसका असर पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो तमिलनाडु के लोग हैं, इन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि यू प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर बिकॉज आवर फैमिली मेंबर्स लिविंग इन श्रीलंका आर गेटिंग किल्ड. एंड दैट फोर्स्ड, you see how sometimes domestic politics also leads to some international foreign policies या इंटरनेशनल पॉलिसीज या फॉरेन पॉलिसीज. देखिए, ये तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने भारत सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इंटरवीन इन द थिंग्स और सिविल वॉर गोइंग ऑन इन श्रीलंका. और फिर भारत सरकार को इस इंटरनल मैटर से आप कहिए फोर्स्ड होकर के भारत सरकार ने फिर श्रीलंका के इस मैटर में इंटरवीन किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया, और बातचीत में फिर इंडिया एंड श्रीलंका अराइव्ड एट अ पीस अकॉर्ड. पीस अकॉर्ड, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड के नाम से जिसको जाना गया इन 1987. इसको इनफॉर्मली राजीव जयवर्धन ने पीस अकॉर्ड नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया के साइड से इस अकॉर्ड को साइन किया हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, और श्रीलंकन साइड से इस अकॉर्ड को साइन किया उनके प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ने. इस पीस अकॉर्ड में क्या बातचीत हुई, इस इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड में क्या अग्रीमेंट किया गया? इसमें इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को आप कहिए रिक्वेस्ट किया कि आप तमिल्स को उनके जो ड्यू पॉलिटिकल राइट्स हैं या इकोनॉमिक राइट्स हैं वो आप उनको दें, और उसके बदले में भारत सरकार ये बात को इंश्योर कराएगी कि LTTE सरेंडर करे और वो पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे. सो एक गलती आप कह सकते हैं यहां पे भारत सरकार ने कर दी. LTTE के बिहाफ पे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि आप बस तमिलियंस को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स दिलाइए अपने संविधान में बदलाव करके, और हम इंश्योर कराएंगे कि LTTE सरेंडर करे और वो पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस अकॉर्ड के बाद अपने संविधान में लाया 13th अमेंडमेंट इन 1987, जिसमें उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स तमिल्स को देने की बात की, और इस अकॉर्ड के मुताबिक फिर इंडियन फोर्सेस भेजे गए श्रीलंका के अंदर. भारत को यह कॉन्फिडेंस था कि LTTE जो है वो तमिल से तो बने हैं, और भारत को लेकर के LTTE के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से तमिल इंटरेस्ट के, तमिल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता रहा है. तो इंडिया वाज वेरी कॉन्फिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि LTTE इंडिया की बात मान जाएगी और LTTE सरेंडर कर देंगे और वो पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लेंगे. बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं ना,
ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे स्टार्ट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, उनका अपना आइडियोलॉजी खो जाता है। तो 1976 में जरूर शुरू हुआ होगा तमिल इंटरेस्ट के लिए ये एलटीटी की इंसर्जेंसी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है कि इसमें चाइना का भी इन्फ्लुएंस आ गया। कई सारे जो विदेशी फैक्टर्स हैं, आपने अगर मूवी देखी हो, जॉन अब्राहम की मूवी है मद्रास कैफे, इसी मुद्दे पे, इसी पूरे सिचुएशन पे है कि कई सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया के कई सारे देशों को मौका मिल गया श्रीलंका के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। तो चाइना वाज इंटरफेयरिंग, यूएस वाज इंटरफेयरिंग इन इट्स ओन वे। तो ये जो एलटीटी पे इतना कॉन्फिडेंस था इंडिया को कि हम लोग जाएंगे और एलटीटी को सरेंडर करा देंगे, दैट डिड नॉट हैपन। इंडिया के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजे गए, इंडियन आर्मी के। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, इंडियन आर्मी लैंडेड ऑन द सॉइल ऑफ श्रीलंका विद द होप दैट इट विल पीसफुली सी अ ट्रांजिशन, कि एलटीटी सरेंडर करे और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो तमिल लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स दे। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वादे के मुताबिक अपने संविधान में 13th अमेंडमेंट किया और प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाने की बात की गई 13th अमेंडमेंट में इन तमिल रीजन्स, जहां पे तमिल लोगों को वोटिंग राइट्स और उनकी अपनी लोकल, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वैसे वहां पे उनकी स्टेट गवर्नमेंट चुनने का पावर दिया जाएगा। तमिल वाज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो अपने साइड से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तब एलटीटी डिड नॉट सरेंडर। जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि एलटीटी वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम फॉरेन पावर्स लाइक चाइना एंड यूएस। एलटीटी डिड नॉट सरेंडर, और उल्टा एलटीटी पहले श्रीलंकन आर्मी से लड़ाई कर रही थी। इट स्टार्टेड गेटिंग एंगेज्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडियन आर्मी ऑल्सो। कई सारे जगहों पे इंडियन आर्मी और श्रीलंका आरटीटी के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। हमारे कई सारे इंडियन सोल्जर्स श्रीलंकन सॉइल पे मारे गए। मोर देन 1200 इंडियन सोल्जर्स वेयर किल्ड ऑन श्रीलंकन सॉइल हु वेयर पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का जो आइडिया था, दैट वाज conceived in India Sri Lanka peace accord, it proved to be a fiasco, a failure for India। हमारे सोल्जर्स मारे गए, अल्टीमेटली एलटीटी ने तो सरेंडर किया नहीं, लेकिन हमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाना पड़ा 1990 में। इट वाज ए कंप्लीट फेलियर। दूसरी तरफ, जैसा कि हमने 13th अमेंडमेंट में देखा था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू किया पावर डिवॉल्व करने का तमिलियंस को, लेकिन चूंकि इंडिया अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी 13th अमेंडमेंट को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मुद्दा यह है कि ये जो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड है, दैट कुड नॉट गेट इंप्लीमेंटेड इन इट्स रियल सेंस। ना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एलटीटी को सरेंडर करा पाई, और ना ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 13th अमेंडमेंट लाया तो संविधान में, लेकिन उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया ठीक से इंप्लीमेंट। और उल्टा हुआ क्या, चूंकि अब इंडियन सोल्जर्स 1200 मारे गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे सोल्जर्स ने भी कुछ ना कुछ तो जवाबी कार्रवाई की होगी ही। कुछ एलटीटी के भी मिलिटेंट्स मारे गए होंगे। एलटीटी जो है वो श्रीलंका गवर्नमेंट का अगेंस्ट तो था ही, एलटीटी ने भारत सरकार को भी अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। और भारत, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था, उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1991 में राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे नहीं, वो इलेक्शन होने वाला था, और वो उस टाइम में 1990s में वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी सरकार हट गई थी। तो 1991 में एलटीटी ने एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। आप समझिए, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था तो राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स केम बैक, बट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का कई सारा कन्फ्लिक्ट हुआ एलटीटी के साथ, एलटीटी के भी कैडर्स मारे गए। एलटीटी टर्न्ड अगेंस्ट राजीव गांधी ऑल्सो, और 1991 में उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। उस वक्त जब उनका असैसिनेशन हुआ था पेरम्बदूर इन तमिलनाडु, दैट टाइम ही वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन कैंपेन। प्राइम मिनिस्टर बन जाते मोस्ट प्रोबेबली, इलेक्शन होने वाले थे इंडिया में लोकसभा के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड बॉम्बर फ्रॉम एलटीटी असैसिनेटेड राजीव गांधी। उसके बाद से इंडिया ने, आप समझिए, श्रीलंका के इस तमिल मामले में एक हैंड्स ऑफ अप्रोच ले लिया, मतलब एक डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज असैसिनेटेड एंड इंडिया टुक अ हैंड्स ऑफ अप्रोच कि ठीक है यार, जो करना है करो। दैट वाज अ मोटा मोटा आइडिया आफ्टर दिस एंटायर इवेंट।
श्रीलंका के अंदर लेकिन एलटीटी का जो कन्फ्लिक्ट है श्रीलंकन आर्मी के साथ वो चलता रहा और ये चलता रहा 2005 तक। लेकिन 2005 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने महिंदा राजपक्षा ये, और महिंदा राजपक्षा के भाई थे गोटबाया राजपक्षा, जो उस टाइम में आर्मी चीफ थे श्रीलंकन आर्मी के। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के एलटीटी के अगेंस्ट काफी हाई हैंडेड, स्ट्रिक्ट, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम अप्रोच अपनाया। देखिए, मिलिटेंट्स को मारना क्यों दिक्कत होता है? हमारी इंडियन आर्मी, इतने पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन आर्मी है हमारी, इतने सारे जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये मिलिटेंट्स को मारना कौन सी बड़ी बात है? बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मिलिटेंट्स को जब आप मारने जाते हैं तो उसमें कई सारे सिविलियंस मारे जाते हैं, कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने का खतरा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलैटरल डैमेज। लेकिन इन दोनों भाइयों ने, प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, इन्होंने इसकी चिंता किए बिना कि कितना कोलैटरल डैमेज होगा, दे टुक ए वेरी एक्सट्रीम अप्रोच इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एलटीटी इंसर्जेंसी। 2005 में इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया एलटीटी को खत्म करने का, चाहे उसमें जितना भी कोलैटरल डैमेज हो, जितने भी इनोसेंट सिविलियंस, तमिल सिविलियंस मारे जाएं, दे टुक दैट अप्रोच, और 2009 तक एलटीटी को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया। इवन प्रभाकरन वॉज किल्ड एंड एलटीटी की इंसर्जेंसी खत्म श्रीलंका से 2009 में। इन दोनों ब्रदर्स के, आप कह सकते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफी ज्यादा हुआ, कई सारे इनोसेंट तमिल्स मारे गए श्रीलंका के अंदर, जिस कारण से श्रीलंका को टाइम एंड अगेन इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यूएनएचआरसी में, बार बार इस पे श्रीलंका के अगेंस्ट अलग अलग एलिगेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये दोनों भाई, इनकी पार्टी, पहले तो ये आर्मी चीफ थे गोटबाया राजपक्षा, बाद में गोटबाया राजपक्षा बिकेम प्रेसिडेंट एंड हिज ब्रदर महिंदा राजपक्षा वाज अर्लियर प्रेसिडेंट, बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने 2009 में एलटीटी की इंसर्जेंसी खत्म की, और ये दोनों भाई जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसका नाम है एसएलएफपी, और ये एसएलएफपी इन जनरल एंटी तमिल स्टैंड रखती है, और एंटी तमिल स्टैंड रखती है तो एंटी इंडिया भी स्टैंड रखती है, और प्रो चाइना स्टैंड रखती है। एंटी इंडिया होगा तो प्रो चाइना होगा ही। और ये दोनों भाई पावर में रहे, कभी महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट थे, बाद में गोटबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट रहे, और दोनों भाई पावर में रहे 2022 तक। तो 2022 तक जब तक एसएलएफपी पावर में रही, तब तक 13th अमेंडमेंट ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इवन व्हेन एलटीटी इंसर्जेंसी वाज ओवर, 13th अमेंडमेंट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड इन इट्स स्पिरिट। यानी कि द पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स जैसा प्रॉमिस किया गया संविधान में, श्रीलंका के संविधान में, थ्रू 13th अमेंडमेंट, दैट वाज नेवर गिवन टू द तमिल्स इन इट्स कंप्लीट सेंस। लेकिन पिछले साल 2022 में श्रीलंका के अंदर एक रेबेल, आप समझ सकते हैं, इंटरनल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द टू ब्रदर्स महिंदा राजपक्षा एंड गोटबाया राजपक्षा। लोग जो है श्रीलंकन इकोनॉमी के फेलियर के कारण लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए, और द पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज ब्रदर्स एंड दैट फोर्स दीज पीपल टू रिजाइन। और पिछले साल श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी एसएलएफपी की सरकार गिर गई, और पिछले साल सरकार आई श्रीलंका के अंदर रनिल विक्रमसिंघे की। इनकी पार्टी का नाम है यूएनपी, और यूएनपी इन जनरल इंडिया को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखता है, प्रो इंडिया अप्रोच रखता है, इट हैज सॉफ्ट स्टैंड्स टुवर्ड्स तमिल। और यूएनपी रनिल विक्रमसिंघे के अंतर्गत पावर में आई है 2022 से, तो अब उम्मीद है कि 13th अमेंडमेंट विल गेट इंप्लीमेंटेड इन इट्स स्पिरिट। और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। श्रीलंका के मौजूदा प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे was on India's visit few weeks ago. He was on official visit to India. यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे, मुझे तो लग रहा है उंगली दिखाते हुए इनको कह रहे हैं कि भाई 13th अमेंडमेंट कब इंप्लीमेंट करोगे, 13th अमेंडमेंट ठीक से इंप्लीमेंट करो। So as you see, Indian Prime Minister asked or requested President of Sri Lanka to implement 13th अमेंडमेंट, और इसके बाद अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट वापस जाकर के श्रीलंका के अंदर उन्होंने ऑल पार्टी मीट बुलाई है, जहां पे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है कि 13th अमेंडमेंट हमने अपने संविधान में ला तो दिया, नाउ लेट अस इंप्लीमेंट इट इन ट्रू स्पिरिट। तो दिस इज द न्यूज बैक होम। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका Ranil Wickremesinghe has held an all-party meeting to discuss implementation of 13th Amendment. So ये पूरा टॉपिक का यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दे रखा है एक समरी रिवाइज करने के लिए। तमिल्स इन इंडियन साइड एंड तमिल्स ऑन द जाफना प्रोविंस श्रीलंका में,
सिन्हाला मेजॉरिटी है, दे डोमिनेट तमिल्स लीडिंग टू तमिल इंसर्जेंसी बाय एलटीटी। इंडिया इंटरवीन्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड इन 1987। इस पीस अकॉर्ड में बात की गई कि पॉलिटिकल राइट्स फॉर तमिल्स दिए जाएंगे थ्रू 13th अमेंडमेंट, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजा गया टू इंश्योर कि एलटीटी सरेंडर, बट एलटीटीई डिड नॉट लाइक इट, और हुआ क्या, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। करेंटली फिर से क्या न्यूज में है, इंडिया हैज रिक्वेस्टेड श्रीलंकन प्रेसिडेंट टू इंप्लीमेंट 13th अमेंडमेंट फुली। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Uran scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy infrastructure point of view। देखिए, उड़ान स्कीम, इसका फुल फॉर्म है पूरे देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो भारत सरकार लेकर के आई थी अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016। इसका मेन मकसद है कि जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स। जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स हैं वहां पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत सरकार अलग अलग जो अनकनेक्टेड रूट्स हैं उसका उस वहां पे एयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग जो एविएशन कंपनियां हैं उनको टेंडर दे रही है। टेंडर के लिए रिवर्स बिडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स बिडिंग का मतलब है कि जो सबसे कम बोली लगाएगा, यानी कि जो बोली लगाएगा कि सर मैं इतने सस्ते दामों पे एयर टिकट दे करके मैं मान लीजिए डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी फ्लाइट चलाऊंगा और मैं सिर्फ 1200 रुपये लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं 1100 लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं 1000 रुपये लूंगा बस दाम। तो रिवर्स बिडिंग होता है जब कम से कम बोली लगाने वाले को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत रिवर्स बिडिंग करने वाले जो एयर एविएशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको दिया गया है अलग अलग अनकनेक्टेड रूट्स पे एविएशन सर्विस प्रोवाइड करने का मौका। भारत सरकार ने इसमें कई सारे रूट्स पे जहां पे कॉमर्शियली ये ज्यादा वाइबल नहीं था फ्लाइट चलाना, वहां पे एविएशन कंपनियों को वाइबल गैप फंडिंग भी दिया है। वाइबल गैप फंडिंग का मतलब कि थोड़ा सा पैसा अपने तरफ से कैपिटल सब्सिडी के फॉर्मेट में दिया है, कि मान लीजिए कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40% यानी कि 40 करोड़ भारत सरकार ने अपने तरफ से कैपिटल सब्सिडी दे दिया। लेकिन नियम यह है कि सक्सेसफुल बिडर जो होगा, मान लीजिए कि डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी की फ्लाइट जो है वो 50 मिनट की है, 1 घंटे से कम वाली जितनी फ्लाइट है या 500 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाली जितनी फ्लाइट है उसमें कम से कम 50% टिकट जो होंगी उनका रेट जो होगा वो 2500 रुपए से कम। ये नियम है सब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत। तो मामला सरल है, उड़ान स्कीम लाया गया, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। उड़ान स्कीम लाया गया अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, जिसका मेन गोल था कि आम आदमी के लिए भी और टाउन बी टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स को भी कनेक्ट किया जाए थ्रू एयर ट्रैफिक, ताकि आम आदमी भी जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर पाए और जिससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। लेकिन मुद्दा यह है कि उड़ान स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लगभग 7 साल बाद भी उड़ान स्कीम हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। 479 एयरपोर्ट रूट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 225 हैव सीज्ड ऑपरेशंस अंडर उड़ान। क्यों ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं? तो कई सारी एविएशन कंपनियों ने डील साइन किया, बिड किया, डील साइन किया अलग अलग रूट्स के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ दिन ऑपरेशन चलाने के बाद, जैसे कि मुझे लगता है कि गुवाहाटी से पटना की भी फ्लाइट्स थी वो बंद कर दी गई। रीजन, पैंडेमिक के टाइम में कई सारे ऐसे एविएशन कंपनियों को काफी लॉस हुआ, और ये लोग बिडिंग तो कर देते हैं कि हाँ सर हम 2500 रुपये में फ्लाइट दे देंगे, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट तो बहुत हाई है एविएशन सेक्टर में। बेसिक सारा जो फैसिलिटी है वो तो मेंटेन करना ही पड़ता है, ऊपर से एविएशन टरबाइन फ्यूल इज आल्सो वेरी कॉस्टली। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होने के कारण ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एविएशन कंपनियां बिजनेस बंद कर दे रही हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें खर्च लगता है और उस हिसाब से डिमांड नहीं बूस्ट हुआ जैसा ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल सच फैक्टर्स हैज लेड टू नॉट दैट मच ऑफ positive outcome from Uran scheme as it was expected when it was launched in 2016.
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उड़ान स्कीम रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम पीपीपी मॉडल में इंप्लीमेंट किया गया थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा भारत सरकार अपने तरफ से दे देगी आज कैपिटल सब्सिडी। कैपिंग फेयर ऑफ ₹2500 फॉर अ फ्लाइट लेस देन 1 आवर। रिवर्स बिडिंग, सक्सेसफुल बिडर को 3 साल का एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट रूट दिया जा रहा है। करंट प्रॉब्लम क्या है कि मेनी रूट्स, मेनी ट्रैफिक्स हैव बीन गिवन अप बाय द एविएशन कंपनी। 225 ट्रैफिक जो है आउट ऑफ 479 कनेक्शंस कनेक्टिविटीज, वहां पे एविएशन सर्विसेज डिक्लाइन हो गई अंडर उड़ान स्कीम। कारण है जो एविएशन कंपनियां हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट देयर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। थर्ड टॉपिक इज अबाउट इसरो रॉकेट डेब्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा इसरो का जो एक कॉन्स्टेलेशन है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो हमें रीजनल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें का एक रॉकेट। देखिए इसमें क्या है कि नए नए सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, पुराने सैटेलाइट जो हैं डिफंक्ट हो जाते हैं। तो इन IRNSS का, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का कॉन्स्टेलेशन है वो ऑफ 7-8 सैटेलाइट्स। उसमें से एक सैटेलाइट जो डिफंक्ट हो गया, उसका एक पार्ट जाकर के ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे गिर पड़ा। वो इसका ये पार्ट है, किसी कोई डैमेज नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे गिरा। उसके बाद से ये तमाम बातें शुरू हो गई हैं कि जो स्पेस डेब्रिस हम लोग छोड़ देते हैं उसका क्या क्या असर पड़ सकता है, उसके लेकर के इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो देखिए सबसे पहले जरा देखते हैं कि हाउ दिस इसरो सैटेलाइट डेब्रिस फॉल ऑन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम लोग स्पेस में कोई सैटेलाइट छोड़ देते हैं तो धीरे 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 बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। लेकिन अर्थ की तरफ आते वक्त बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर वो फ्रिक्शन फेस करता है और फ्रिक्शन के कारण हीट बढ़ता है उसके सरफेस पे एंड इट गेट्स बर्न्ड डाउन। तो इस केस में हुआ क्या होगा कि ये जो डेब्रिस है इसरो का, ये पूरी तरह से जला नहीं होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा। एंड दैट माइट बी द वन रीजन कि वाइल री एंट्री टाइम में इट माइट नॉट हैव गॉट बर्न्ड कंप्लीटली एंड दैट इज हाउ इट माइट हैव हिट द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑस्ट्रेलियन ओशन में गिरा हो, किसी उसके कोस्ट पे ओशन में गिरा हो, बट बिकॉज ऑफ ओशन करंट इट माइट हैव ड्रिफ्टेड टू द सोर्स, ऑस्ट्रेलियन सोर्स। अभी स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली हम लोग जब इनको स्पेस में छोड़ देते हैं तो ये 20 से 30 साल वैसे ही अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन ये लोग धीरे धीरे इनका जो रिवॉल्यूशन का जो डायमीटर है वो कम होता जाता है एंड दे कीप ऑन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 20 to 30 years they come and hit the earth surface. In 99% of the cases these satellites get burnt up. There are few exceptional cases like this one जहां पे ये बर्न नहीं होते and they hit the earth surface. अभी तक तो we have been lucky कि अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जहां पे स्पेस डेब्री के गिरने के कारण अर्थ के ऊपर कोई मेजर डैमेज हुआ हो, किसी की जान गई हो या कुछ हुआ, बिकॉज मोस्टली दे हैव फॉर इफ 99% केसेस में तो ये जल ही जाते हैं, बट इवन इफ दे हिट द अर्थ सरफेस दे हिट इन एन अनइनहेबिटेड एरिया सो फार। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे गिरा है इसरो का ये स्पेस सैटेलाइट का एक पार्ट। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी हैज नाउ स्टार्टेड अ प्रोसेस अगेंस्ट इसरो। अब वो प्रोसेस जो है, प्रोसेस में हो सकता है कि हमसे वो डैमेज या कंपनसेशन भी मांगे। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने, इट हैज बीन स्टार्टेड अंडर यूनाइटेड नेशंस लॉ जिसका नाम है लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। तो यूनाइटेड नेशन के 5 ऐसी ट्रीटीज हैं दैट डील्स विथ स्पेस लॉ। यूएन स्पेस ट्रीटी 5 हैं, उसमें से एक है लाइबिलिटी कन्वेंशन। लाइबिलिटी कन्वेंशन टॉक्स अबाउट कि अगर किसी देश का सैटेलाइट या उसका कोई हिस्सा दूसरे देश पे गिरता है तो जिस देश के ऊपर भी ये डैमेज हुआ है उसको क्या क्या कंपनसेशन मिल सकता है। बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इज लुकिंग फॉर सम बिगिनिंग ऑफ इनिशिएटिव अंडर लाइबिलिटी कन्वेंशन। तो हो सकता है कि इसरो को कुछ कंपनसेशन देना हो, या क्या होता है वो फ्यूचर में हम देखेंगे।
ISRO space debris in Australia, part of Indian regional navigational satellite system, fell on Australian coast. Australia's space agency is planning action against United Nations space law, जिसका नाम है Liability Convention of 1972. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डेंगू केसेस दैट आर राइजिंग इन दिल्ली. अब देखिए दिल्ली में इतना बाढ़ आया था लास्ट मंथ, तो डेंगू के केसेस तो बढ़ने ही थे, बट दिस न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये मैंने टॉपिक इसलिए कवर किया है ताकि मैं डेंगू के बारे में आपको कुछ बता सकूं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. तो डेंगू जो बीमारी है दैट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस. उसमें ये जो मॉस्क्यूटो है एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो, ये डेंगू वायरस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिससे दूसरे लोगों को भी डेंगू फैलता है. तो इसमें मेनली होता क्या है, दिस डेंगू स्प्रेड्स थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्क्यूटो, प्राइमरली द एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो. होता क्या है कि ये एक मान लीजिए कि फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो है, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो, व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विथ डेंगू वायरस, तो ये वायरस इस फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो में भी आ जाता है. फिर दिस मॉस्क्यूटो व्हेन इट एक्ट्स अ हेल्दी पर्सन, तो इस हेल्दी पर्सन में भी फिर वो वायरस आ जाते हैं डेंगू के, जिससे ये भी इंसान बीमार हो जाता है. तो आप कह सकते हैं कि जो फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है, दिस एक्ट्स एज ए कैरियर फॉर दिस डेंगू वायरस. डेंगू वायरस से नॉर्मली फीवर रहता है, हेमोहरिक फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, फीवर होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह चेंज हो सकता है, बट इससे इन जनरल डेथ नहीं होती है. इन सम एक्सट्रीम केसेस देयर कैन बी डेथ आल्सो, इट माइट बी फैटल इन सम एक्सट्रीम केसेस. अदरवाइज फीवर हेडेक रहता है 2 वीक तक, उसके बाद ठीक हो जाता है. डेंगू जैसा कि आप देख रहे हैं, मच्छर जो है दे एक्ट एज ए वेक्टर और कैरियर for dengue virus. So that is the reason why dengue is mostly prominent in tropical and subtropical climate, जहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है. There is no specific treatment to dengue, but fatality rate in general is low, but in some extreme cases fatality can happen. अभी डेंगू के ट्रीटमेंट को लेकर के, डेंगू का ट्रीटमेंट तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ खास स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डेंगू का प्रिवेंशन को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं. प्रिवेंशन को लेकर के कैसे डेवलपमेंट हुए जरा देखिए. ये जो एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है, फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो, इसके अंदर अगर एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया डाल दिया जाए जिसका नाम है वोल्बैसिया बैक्टीरिया, तो इसकी डेंगू वायरस को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है. वोल्बैसिया डज नॉट अलाउ डेंगू और चिकनगुनिया वायरस टू मल्टीप्लाई, और इससे चिकनगुनिया या डेंगू दोनों को कैरी करने वाला मॉस्क्यूटो यही है, एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो, वो कम हो सकता है. इसके अंदर अगर डाल दिया जाए वोल्बैसिया बैक्टीरिया, तो इसके अंदर डेंगू वायरस को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है. अभी ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया के 2 शहर योगाकार्टा और जकार्ता में, वहां पे जो फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है उनके अंदर वोल्बैसिया नाम के बैक्टीरिया को इंसर्ट किया गया. ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स देखा गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये वोल्बैसिया इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है, इसने मेटिंग की एक वाइल्ड एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटोज के साथ, तो वो जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो भी वोल्बैसिया इन्फेक्टेड हुआ. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वोल्बैसिया इन्फेक्टेड जो मॉस्क्यूटो है उनकी संख्या बढ़ गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी डेंगू या चिकनगुनिया वायरस को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म होगी. एंड दैट इज द रीजन वाई योगाकार्टा या जकार्ता में डेंगू या चिकनगुनिया के जो केसेस हैं वो 77% कम हो गए हैं. तो हमारे आसाम में या ओवरऑल इंडिया में भी डेंगू या चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पे भी वी कैन यूज द सेम टेक्निक, वी कैन इन्फेस्ट द dengue carrying mosquitoes, that is Aedes aegyptis with Wolbachia bacteria, and that can help us in bringing down the cases of dengue and chikungunya. तो डेंगू वायरस के कारण डेंगू होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में. एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो इसके कारण होता है, दे एक्ट एज कैरियर. वोल्बैसिया बैक्टीरिया से अगर इसको इंसर्ट कर दिया जाए तो देयर कैपेबिलिटी टू स्प्रेड डेंगू कम्स डाउन. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है. मैंने कल बताया था आपको ए और बी का वैक्सीन है. मिशन लाइफ से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी, बट पहला स्टेटमेंट सही है. और नीम कोटेड यूरिया का फायदा क्या है कि इट स्लोज डाउन द रिलीज ऑफ यूरिया इन द सॉइल. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.